नमस्कार, हमारी ख़ास पेशकश नो पॉलिटिक्स प्लीज़ में आपका स्वागत है। और हमारी कोशिश इस कार्यक्रम में राजनेताओं के उस पक्ष को आपके साथ साझा करने की है जिससे आप वाकिफ़ नहीं होते। हमारे कैमरों के सामने या आपसे रूबरू होते हुए ये राजनेता अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग व्यक्तित्व में सामने आते हैं और उस दौरान आपको लगता है कि कभी ये बेहद ताकतवर हैं, कभी आपको लगता है कमज़ोर हुए, कभी आपको लगता है कि इन्हें गुस्सा आ गया, कभी आपको लगा कि ये भावुक हो गए। लेकिन इसके बीच में जो उनका एक व्यक्तित्व है जो बिल्कुल आपकी और हमारी तरह है, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, उस व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राजनीति की मैं चमक दमक कहूँ या मैं ये कहूँ कि राजनीति का ये जो एक बहुत ही चमकीला संसार है उसके पीछे वो व्यक्तित्व शायद कहीं छिपता है। आज हम आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता से कराने जा रहे हैं जो पेशे से तो चिकित्सक हैं और अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति को चुना। जाहिर तौर पर राजनीति उनको बेहद पसंद रही होगी और देश के लिए कुछ करने का मादा उनके दिल में रहा होगा। लेकिन वो हैं कैसे, और जिस पार्टी को उन्होंने चुना, भारतीय जनता पार्टी को, उस पार्टी के साथ उनके रिश्ते और उनका निजी जीवन जितना वो हमको अलाउ करेंगे हम उस पर बात करेंगे। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं आज डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तो हैं ही और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी। एक निगम मंडल की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत मजबूती से संभाली है। डॉक्टर वाजपेयी, नो पॉलिटिक्स प्लीज़, ये सुनना आपको कैसा लगा? देखिए साहब, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को जानना चाहते हैं। और ऐसे में यदि कोई आपसे कह दे कि मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है ये उस अमराई की तरह है जो कड़ी धूप में आपको 10 मिनट के लिए मिल जाती है। तो मैं तो आपके इस प्रयास को नमन ही कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। उज्जैन में आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हो? जी हाँ, और पीछे जाएंगे प्राइमरी स्कूलिंग मैंने होशंगाबाद तवानगर से आपने। तवानगर बड़ा एक छोटा सा गांव है। पिताजी आपके टेक्निकल एजुकेशन में रहे और हाँ, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे जी, और प्रिंसिपल होके भोपाल से ही रिटायर हुए। तो बचपन को आप कैसे याद करते हैं? मतलब क्या एक बड़ा रिच बचपन रहा आपका, क्योंकि पिताजी एक अच्छे वेल एजुकेटेड व्यक्तित्व रहे, माताजी के बारे में भी जितना मैं समझता हूँ वो भी एक संभ्रांत परिवार से और शिक्षित दीक्षित रहीं, लेकिन बचपन की बात जब आती है तो मैंने एक पीड़ा भी आपके चेहरे पर देखी, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन ये बचपन कैसा रहा, कैसे याद करते हैं आप? देखिए, बचपन का दौर तो बहुत तेज़ी से गुजरती घटनाओं की तरह निकल सा गया। और मेरा शुरू का वक्त बहुत माताजी के साथ रहा, क्योंकि दोनों सर्विसेज में थे। माताजी हमारी टीचर थी प्राइमरी स्कूल तवानगर में जी। पिताजी तब उज्जैन आ गए थे, रायपुर में ज्वाइन करने के पश्चात इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन। तो फिर ये चल रहा था कि माताजी का भी ट्रांसफ़र होगा तो उसमें 2-4-5 साल शिक्षकों में लग ही जाते हैं। तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन इसी दौर में चलता रहा। तो माताजी के साथ ज़्यादा अवसर रहा रहने का, और उनका स्वभाव थोड़ा सामाजिक ज़्यादा था माताजी। हाँ, तो स्वाभाविक है कि तो वो जेहन में चीज़ें ज़्यादा आती थी। तो चूँकि स्कूल टीचर थी तो स्कूल्स में आपने देखा होगा टीचर्स जो होते हैं 15 अगस्त की तैयारी कराते हैं, 26 जनवरी की तैयारी कराते हैं, और ख़ास तौर से जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें उत्सवी माहौल ही ज़्यादा होते हैं। तो उनका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है। तो हम उसी दौर में पले बढ़े, तो उससे कह सकते हैं कि एक जो धारा है, एक दिशा है, वो वहीं से लगभग बीजारोपित हो गई थी। और जिसके एक शुष्क वृक्ष जो आप देख रहे हैं तो ये कहा जा सकता था अंकुरण वहाँ से हो गया था। और उनको भी मैंने लोगों की मदद करते देखा, बच्चों के साथ देखा। टीचर थी तो स्वाभाविक है बच्चों का ध्यान रखना, और सब स्वभाव में उनके रहा होगा, आप समझ में आता है। लेकिन उसको हमने आदर्श मान लिया कि हमेशा लोगों की चिंता करना, लोगों से पूछना, उनके साथ खड़े होना, कोई टिफ़िन नहीं लाया है या कोई बच्चा रो रहा है तो उसकी चिंता करना। तो एक स्वभाव मन से शुरू में ही ये कह सकते हैं कि भाव पैदा हुआ और आगे बढ़े।
आप अपने को एक कैसे बच्चे के तौर पर याद करते हैं? एक बहुत खुला हुआ, या आपको लगा कि दोनों माता पिता बहुत शिक्षित रहे तो एक दबाव आपके ऊपर स्वतः आया, या पेरेंट्स की तरफ से भी आया कि आप भी वेल एजुकेटेड हों, और हुए भी आपने MBBS किया और उसके बाद देश के प्रख्यात चिकित्सा संस्थानों में आपने काम भी किया, जिसमें दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी शामिल है। तो ये दबाव था या आपने लिया, या फिर एक बहुत सहज झरने की तरह बहता जीवन था? झरने की तरह तो ये कह सकते हैं, मैं फर्स्ट ईयर के बाद बहना शुरू हुआ। अच्छा। उसके पहले तो बड़ा स्टीरियोटाइप जो होता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चूँकि मेरे फादर भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे, तो शुरू से एक दबाव था टेक्निकल एजुकेशन का, और मिडिल क्लास फैमिली में जैसा होता है कि बच्चे या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस जो हमारा उज्जैन, फिर आ गए थे हम लोग, तो 8th से लेके 12th तक मैं वहीं रहा। तो एक कॉलोनी में माहौल रहता है, भाई इनका बच्चा PMT में सिलेक्ट हो गया, इनका PET में, IIT में, तो ये भाव रहता था। तो जब 10th आया, 10th में सब्जेक्ट सिलेक्शन रहता है, तो चूँकि पूरी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस था, तो मुझे लगा मैंने यदि मैथमेटिक्स लिया तो पिताजी मुझे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे। तो मुझे घर से निकलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने आखिरी दिन जाके अपना सब्जेक्ट मैथ्स से बायोलॉजी करवाया था। तो उसकी घर में क्या प्रतिक्रिया हुई? कोई तैयार नहीं था, स्वाभाविक है। माताजी तो मेरी उसके पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, पर चूँकि फिर पिताजी ने मेरी इच्छाओं के आगे, और मेरी कह सकते चतुराई भरी इच्छाओं के आगे समर्पण किया। और हालांकि बायोलॉजी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। क्या ऐसा भी कहूँ मैं इसको, ये पहला विद्रोह था 1857 का पिताजी के सामने? नहीं, पहला नहीं कह सकते, पहली राजनीति थी, ऐसा पहली राजनीति जी। क्योंकि मुझे हॉस्टल लाइफ हमेशा आकर्षित करती थी। और हमारे मामा जी की जो बिटिया थी, वो चूँकि हॉस्टल से मेडिकल कर रही थी, तो मेरे को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स आकर्षित करते थे। वहाँ एक स्वतंत्रता दिखाई देती थी। तो ये लगता था कि यहाँ से जाऊँगा तो कम से कम इंदौर में मुझे रहने को मिलेगा, हॉस्टल में रहूँगा तो घर से स्वतंत्रता मिलेगी। तो स्वतंत्रता का जो पहला आभास था, उसने मुझे ये काम करने को प्रेरित किया था कि इसकी तैयारी करनी चाहिए। जी, ये बड़ा दिलचस्प आपने डिफाइन किया कि पहली सियासत थी ये, बहुत सुविचारित था स्वतंत्रता की। जीवन में एक बड़ा निर्णायक क्षण कहूँ, उसको मैं दुखद क्षण कहूँ, अप्रत्याशित क्षण कहूँ, माताजी का जाना रहा, मदर का जाना। और कितनी उम्र थी आपकी इस वक्त? मेरी उम्र 13 वर्ष करीब रही होगी। और मैं उसको पता नहीं कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, आई वॉज वेरी अटैच टू माई मदर। और घर में सबसे बड़ा था, 2 छोटे भाई बहन भी थे। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में, और अचानक होना, मतलब हम लोग रोज़ 5 बजे उनका वेट करते थे। वो पास में एक गांव था नरवर, वहाँ से टीचिंग से आती थी। तो जब वो आती थी तो हम लोग खेलने जाते थे, ये रोज़ का क्रम रहता था। तो उस दिन 5 के 5:15 बजे, 5:30 बजे फिर लोग आना शुरू हो गए धीरे धीरे। तो इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग। फिर एक आभास तो हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ ये हुआ है। फिर सब होता रहा। पर उसके बाद कह सकते हैं कि एक जो आसक्ति का भाव होता है, वो पहली बार समाप्त हुआ। और कम आयु में हो गया, 13 साल की उम्र में। तो उसके बाद फिर जो एक मैं की खोज थी, वो बढ़ती चली गई। और उस मैं की खोज में ही जो पहला कदम था, वो ये था कि घर छोड़ना है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का वो एक ऐसा पल था जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी की दिशा तय करी थी। और यही कारण है कि आज भी 2 चीज़ों से इस कारण मैं मुक्त रहता हूँ, एक आसक्ति और दूसरा भय। और इन दोनों से मुक्ति ही मुझे तथाकथित रूप से ठीक रास्ते पर रखती है, बस इतना सा है। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं दार्शनिक भाव से देखता हूँ। एक तो माँ का जाना घर को एक वीरानगी से तो भरता ही है, और शायद उसी लिए आप घर से निकले, क्योंकि घर का अर्थ मैं ये नहीं कहूँगा समाप्त हो गया था, लेकिन माँ के बिना घर की संपूर्णता नहीं थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि माँ ने जाने के बाद भी 2 मैसेज जो आपके लिए आपने ग्रहण किया कि आसक्ति से मुक्त हो जाओ
और मैं की तलाश में भय से मुक्त हुआ। बहुत आपने इसको बड़े 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 अलग अंदाज में, क्योंकि निर्भय होना भी एक मतलब कहना आसान होता है, बहुत आसान, होना कठिन कठिन। तो मेरे लिए दोनों बिल्कुल इतनी आसानी से हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि आप सोचो 13 वर्ष की उम्र में जब आप स्वयं दाह संस्कार करो ऐसे व्यक्ति का जिससे आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो। आपके जानने वाले, और कई बार ये दावा भी आता है कि आप खुद भी अपने को एक मिलिटेंट पर्सनैलिटी बोलते हैं, इसमें सच्चाई है? देखिए, ये 100% सच है कि मैं शुरू से बागी स्वभाव का रहा। बागी स्वभाव के साथ रेजिमेंटल रहा। रेजिमेंटल यानी कि समय का पाबंद होना, इरादों का पक्का होना, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। भाई कई बार आप इरादा करके चलते हो, सफलता नहीं मिलती है, तो यू पे कॉस्ट फॉर दैट थिंग। तो यस, आई पे। तो जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ना, वचन का पक्का होना तो अपने को होम किए जा रहे हैं वचन के पक्के। मैं आपके कॉलेज के दिनों की तरफ चलूं, तब भी हमने सुना कि आप बड़े एक मस्त मौला और कॉलेज के हर रंग में उतरने वाले एक युवा के तौर पर आपको पहचाना गया। आपने कभी इस तरह का कोई आचरण नहीं किया जो अमर्यादित कहा जाए, लेकिन जो मस्ती है कॉलेज जीवन की, चाहे वो कॉलेज के दिनों में होने वाले झगड़े हों या फिर आनंद को चरम तक ले जाने की एक कोशिश हो मित्रों के साथ, कैसे याद करते हैं आप इंदौर के अपने एक मेडिकल स्टूडेंट के दिनों को? देखिए, मैं चूँकि शुरू से बहुत तथाकथित कठोर आदर्शवादी रहा, तो आपने तो बहुत अच्छे से व्याख्या कर दी। पर मैं आज जब पलट के देखता हूँ तो अपने आप को बेहद अमर्यादित पाता हूँ उस दौर में। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने कभी भी ये सब चीज़ें अधर्म, अनीति, असत्य के लिए नहीं करी। और यही कारण था कि अपने कॉलेज में लीडरशिप तो रहती ही थी, उसमें कोई दो मत नहीं थे। कोई यदि पता लग जाए कि कोई गलत काम कर रहा है या किसी ने किसी को कमज़ोर को परेशान किया, तो वो हिंदी फिल्मों का हीरो आ जाता था। मतलब एक बार तो मैं आपको बहुत छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि हमारे यहाँ हॉस्टल वार्डन होते थे, नाम नहीं बताऊँगा, बहुत प्रतिष्ठित हैं, आज भी वो मेरे गुरु हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी करता हूँ। तो वो वार्डन थे, तो हमारे यहाँ वो कमरों में पलंग भरे हुए थे। तो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के पलंग कॉमन होते थे स्टोर रूम में। तो वो बॉयज़ हॉस्टल से पता नहीं क्या नफरत करते थे। तो हमारे जितने फर्स्ट ईयर के बच्चे आते थे, भरी ठंड में 9 डिग्री 4 डिग्री में बैरक्स में रहते थे, वो ज़मीन पे सोते थे। और बिटियाएँ आती थी तो उनको फटाफट वो अलॉट कर देते थे। तो मैं नहीं कह रहा उनकी मंशा गलत रहती होगी, पर उनका हम कह सकते हैं कि वो मानते थे लड़के बदमाश होते, देते ही नहीं थे। वो सफ़र करते थे। तो एक दिन बेचारे फर्स्ट ईयर के बच्चे आए, अस्थमा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, सर जी बहुत दिक्कत में थे। तो मैंने ठीक है। तो हमारे उस समय अंदाज भी फिल्मी होते थे, हम कुछ नहीं बोले। हमने कहा बेटा ऐसा करना, खाना खा के सब आ जाना रात को। तो 9, साढ़े 9, 10 बजे भरी ठंड में जब सब सो जाते हैं, तो सब बच्चे आ गए। बोले सर क्या करें? मैंने कहा चलो। तो हमने एक बड़ी रॉड उठाई, जाके स्टोर रूम को तोड़ दिया। मैंने सब उठा ले जाओ। तो सब ने पलंग उठाए, अपने अपने कमरे में बढ़िया जाओ, सब बच्चे खुश। तो करीब 25-30 पलंग रॉबिन हुड की तरह न्याय किया आपने। दे दिया। अच्छा, सुबह क्या थोड़े से लेट उठते थे तो हम 11-12 बजे मुँह हाथ धो रहे थे। वार्डन साहब अपनी गाड़ी से, बिल्कुल वो भी रॉबिन हुड से कम नहीं थे, वो भी आग खड़े हो गए, अरे बहुत हीरो बनता है। कुछ नहीं बोला साहब, गुरु थे, सीनियर भी थे। तो मैंने कहा साहब, बोले तुमसे पता है तूने क्या किया है? तो मैंने कहा साहब सबको पता है। तो बोले तू जानता है इसको? वो फोरेंसिक के बड़े वो थे, इस पर डकैती का चार्ज लगता है। तो मैंने सर डकैती तब लगेगी जब माल गायब होगा। माल तो गिना रखा है। तो इतने जुझलाए से वो, और फिर चले गए। तो ऐसे कई मामले ऐसे आते हैं याद मुझे, जिसमें मेरे तरीके सब गलत थे। पहली बार दिल कब धड़का आपका किसी लड़की को देखकर, या वो प्रेम की जो रोमानियत है? क्योंकि पता नहीं आपकी पर्सनैलिटी को देखकर मुझे ये ज़रूर लगता है कि इस हृदय में ज़रूर प्रेम का भी एक गहरा झरना था जो सही समय पर फूटा भी होगा। देखिए, जिसको आप लोग प्रेम कहते हैं शरद जी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी हो पाया।
साधारण भाषा में जो कहते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि मुझे हमेशा ऐसे लोगों के प्रति आकर्षण रहता है जो ज़रूरत में होते हैं या जो चुनौतियों से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे लोगों का इस्तेमाल होता है तो होता रहता है। हम खाम में इस्तेमाल कई जगह हुए बाकी आप जो मतलब कह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरों के प्रेम के लिए पुल बने आप। पता नहीं क्या क्या हुआ। अच्छा पर चलती रही जिंदगी, ये तो लीला है साहब जी। तो मैं नहीं कह सकता कि लीलाओं के उस दौर से नहीं गुजरे होंगे, क्योंकि बेमानी होगा ये कहना। पर हाँ, आपकी परिभाषा के अनुसार नहीं गुजरे। जो इस समय आपकी अर्धांगिनी हैं और एक हैप्पीली मैरिड कपल के तौर पर आप 2 बिटियाओं के प्राउड फादर के तौर पर आप अपनी ज़िंदगी की गृहस्थी की गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं, किस तरह का ये एक रिश्ता रहा? मतलब इट इज़ अ लव मैरिज या एक लव कम अरेंज मैरिज थी ये? और ये कहाँ से, क्योंकि वो लीगल सर्विसेज से रहीं, जज रहीं, बाद में उन्होंने उसको वॉलंटियरली गिव अप करना बेहतर समझा परिवार के लिए, जो बहुत बड़ा फैसला था। तो कैसे मुलाकात हुई और कैसे याद करते हैं आप इस रिश्ते को? मैं शादी में मेरी कोई बहुत रुचि नहीं थी, तो आमतौर पे मैं जो भी आते थे रिश्ते तो रिजेक्ट करने में ज़्यादा रुचि रखता था। और ये भी जुडिशियल सर्विसेज में थी और इंदौर में पोस्टेड थी। सब लोग कॉमन लोग थे, तो एक दिन खूब दबाव घर में ही इकट्ठा हुआ, इधर का उधर का, कि नहीं साहब जाओ। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, जाते हैं। तो इनका संडे को हमने कहा हो क्या जाते हैं, हमने क्या जाना है और मना करके तो आना है। तो हमने उस हिसाब से गाड़ी बुलवाई और निकल पड़े। तो बैरागढ़ तक पहुँचे होंगे तो पता लगा इंदौर में इन लोगों की शायद कोर्ट मीटिंग होती है। तो लोग सब बोले साहब हमारी तो कोर्ट मीटिंग है। तो हमने कहा चलो इसी को बना, हमने तुरंत यू टर्न मारा वहाँ से। हमने कहा साहब देखो उनके लिए मीटिंग महत्वपूर्ण है, हम तो कुछ नहीं है। तो हम एक आध किलोमीटर आए होंगे इतने में फिर सेटल हो गया सर कि नहीं साहब वो तो उसके बाद भी आप मिल सकते हो। तो फिर अब कोई चारा नहीं बचा था। तो वही मुलाकात हुई और मुलाकात में मुझे एक एहसास हुआ कि शी इज़ हैविंग मोर और लेस अ सेम काइंड ऑफ वेवलेंथ। और सिंपल होना, सरल होना, भावुक होना और ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दी। और जिस प्रकार की ज़िंदगी में जीता था उसके हट के एक जीवन शैली थी। तो वो सब चीज़ें जमती चली गई और मतलब वहाँ से निकले ही होंगे कि सबने मान लिया सब ठीक ठाक है। तो मेरे को तो ये भी नहीं पता कि हाँ कब बोला और क्या हुआ। और आपने जो 2 बिटियाओं की बात कही है कि उसके बाद तो फिर ये है कि ये ट्विंस डॉटर हैं। और मेरा मानना है कि मेरे जीवन की दूसरी सबसे बड़ी घटना ये जिसने मैं कह सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। और जब इनका प्रवेश मेरे जीवन में हुआ तो तब मैंने वेदांतिक दर्शन का अध्ययन शुरू किया। और जब वो 8, 9, 10 साल की हो गई तब तक लगातार मैं उसमें लगा रहा। और उसके बाद तो फिर बहुत मतलब ये हो गया कि बेटियां मोक्ष का द्वार होती हैं, ये कहा जा सकता है। और नो अपॉलजीज फॉर बेटा लेकिन बेटे आसक्ति का केंद्र होते हैं, क्योंकि हमें चिंता रहती है हमारा नाम लेकर चलेंगे। और मोक्ष यानी कि परम सत्य में विलीन हो जाना, पीछे कुछ नहीं छोड़ना। कन्यादान के लिए कहा भी गया है। यस, पैर पूछ कर आप उनका सनातन परंपरा ये बेटे आपको जिंदा रखते हैं, बार बार बुलाते हैं वो। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा तो मुझे लगता है कि फिर आप और फ्री हो जाते हो, और फ्री हो जाते हो। यू आर मोर अवेलेबल टू द पीपल। डॉक्टर वाजपेयी, आप सरकारी नौकरी में आए और सरकारी नौकरी में भी आप बहुत ही ऐसे पद पर भी पहुँचे जो शायद आमतौर पर जिस कैडर से आप आए थे उस कैडर के लिए बड़ा ल्यूक्रेटिव जॉब कहूँ मैं उसको, या
एक ऑफरिंग थी जिस पर आप रहे। तो ये आपकी राजनीति के प्रति मैं क्या कहूँ, इसको आसक्ति कहूँ या देश के लिए कुछ करने का भाव था, ऐसा कहेंगे आप तो बहुत लोग इसको बहुत मॉडेस्ट और बहुत एग्जिबिशनिस्ट भी मान सकते हैं। खैर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, एक तो क्या है, इससे आप मुक्त हो जाइए जी, लोग क्या कहेंगे जी जी, क्योंकि इससे जहाँ मुक्त हो गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है साहब, सुनिए इसको जी। लोग क्या कहेंगे ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो इससे पहले तो मुक्त हो जाइए आप। हुआ क्या, देखिए नौकरी वोकरी तो मैंने केवल ये कह सकते हो कि सामाजिक बाध्यता के लिए करीब 5-7 साल करी होगी, 10 साल करी होगी, इससे ज़्यादा नहीं करी। और जुगाड़ू बहुत था मैं तब भी, तो सारे पदों पर रह लिया इतने साल में। फिर पर टेक्निकल सर्विसेज के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स। तो मन में वही था कि बड़ी बंधन लगता था हर प्रकार का। फिर जैसे सब परेशान रहते हैं तो परेशान नहीं होता था, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को देख के बड़ा ऐसा लगता था कि ये कभी किसी को उठने नहीं देते। तो स्वाभाविक था कि हमने कहा हो गया बहुत। तो एक आध दिन हमने तय किया कि ऐसा करेंगे। तो हमने कहा पत्नी से कि भाई वो जॉब में थी, तो या हम क्या कह लो दूसरी राजनीति थी हमारे जीवन की। हमने कहा ये जॉब में है, अपन छोड़ सकते, अपन जी लेते। तो हमने छोड़ दी। फिर 2-1 साल बाद क्या हुआ कि पत्नी को भी वही दिक्कतें आने लगी। तो हमने कहा साहब एक खेल के 2 नियम तो नहीं हो सकते कि हम अपने लिए तो स्वतंत्रता की मांग करें और पत्नी से ज़बरदस्ती जॉब कराएं। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि नहीं, यू शुड ऑल्सो फ्लाई। पत्नियों को भी जीने का और उतने ही खुले आसमान का, आसमान सबके लिए साहब शरद जी, आपके लिए भी उतना ही, मेरे लिए भी उतना ही है। तो मैं कौन होता हूँ उसका आसमान छोटा करने वाला। तो फिर आई डिसाइडेड कि नहीं देखेंगे, अपन दोनों प्रोफेशनल्स हैं। तो फिर देन शी ऑल्सो रिजाइंड फ्रॉम द MP जुडिशरी सर्विसेज और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर कुछ करते चले गए और भारतीय जनता पार्टी में फिर प्रवेश हुआ। कप्तान सिंह सोलंकी जी और शिवराज जी दोनों ने आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर जी के सानिध्य में, और मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में जितना स्नेह नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दिया, जितना कह सकते हैं कि उन्होंने पेट्रोनेज दिया, अवसर दिया, मार्गदर्शन दिया, उनके साथ सीखने को मिलेगा, बिरला अवसर होता है। ये सवाल पॉलिटिक्स से जुड़ा ज़रूर है लेकिन पॉलिटिकल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। देश के राजनीतिक दलों में, जिसमें आपकी अपनी पार्टी जिसको आपने चुना, टेलीविज़न के एंकर्स में और राजनीतिक दलों के प्रतिभागी जो आप जैसे प्रवक्तागण जो आते हैं, इन तीनों में आप क्या बेहतरी की अपेक्षा करते हैं? देखिए, भारत हमेशा ज्ञान की भूमि रही है, तो मैं केवल एक ही सूत्र में सबको बांध देता हूँ, ज्ञान का अभाव। ये तीनों देश का नेतृत्व करते हैं, तीनों करते हैं। तो तीनों में मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि ज्ञान मूलक विस्तार हो इनका। तो जब ज्ञान मूलक एंकर होगा तो आपको खुद अच्छा लगेगा, ज्ञान मूलक नेतृत्व होगा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप उसको चुने नहीं चुने, वो चुनाव हार जाए जीत जाए वो छोड़िए आप। लेकिन साहब आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे साहब, इनने कभी चुनाव लड़े जीते, कुछ हुआ क्या? नहीं। लेकिन देश हमेशा इनको याद रखेगा। तो भारत भूमि में ये आपने जितने भी पिलर्स बोले हैं, जब ये ज्ञान मूलक होंगे, इनकी स्थापना होगी। और जनता की भी जिम्मेदारी है ये, ज्ञान का सम्मान कीजिए साहब, उनकी प्रतिष्ठा रखिए। अनिश्चितता और असुरक्षा, यदि इन 2 चीज़ों की तैयारी आपने कर ली तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा। तो वो मेहनत करो, अपनी आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त करो, अपनी सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करो, उसको राजनीति में मत ढूंढो। और दूसरी बात, अच्छे लोगों के लिए मैसेज है, सब आना चाहते हैं राजनीति में, लेकिन अच्छे लोग इतने सब सेंसिटिव होते हैं कि उनको कुर्सी नहीं मिली तो नाराज हो जाते हैं, कुर्सी नहीं देते। अब वो किसी ने उनका माला नहीं पहनाई या पहनाने नहीं दी तो नाराज हो गए। तो साहब आप अपने लिए आए हो क्या? साहब आप उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करने आए हो शरद जी, जिनके घर में रोटी नहीं है, छत नहीं है। तो मैं से ऊपर उठो,
तो राजनीति में यदि काम कर रहे हो तो मान अपमान को छोड़ना पड़ेगा। इतनी गंभीरता यदि आप में है, इतना धैर्य और शौर्य है आप में, तो आप जरूर अपने मुकाम को 100% पाया करोगे, कुछ ना कुछ पाओगे। मेरे ख्याल से मैं जब आप ये बातें कह रहे थे तो पता नहीं क्यों महात्मा गांधी मेरे जहन में कौंध रहे थे। वो भी सत्य के वाहक थे। हाँ, जिन्होंने इन चीज़ों को, वो खुद जूझे दक्षिण अफ्रीका में असुरक्षा से, वो खुद जूझे और उन्होंने अपनी चीज़ों को जनता की पीड़ा में ही देखा और उसी का एक मंत्र बने और अपनी ज़रूरतों को जिस तरह से उन्होंने, एक तरह से मैं कहूँगा, समाप्त उन्होंने करके। अपने शरीर की चोट को, आप सोचिए, जब उनको फेंका गया, उन्होंने सोचा कि भारत में आप भारतीयों की कल्पना उनके दिमाग में है। उनके ये नहीं था कि मुझे फेंक दिया, मेरी हड्डी टूट गई, अब मेरे को डाइक्लोफेनेक चाहिए अब खाने के लिए, स्वयं का नहीं। उनको एकदम चिंता हुई, अरे कैसा व्यवहार हो रहा है, मुझे इसको ठीक करना है। तो मुझे लगता है कि जो सत्य की राह पर चलता है वो शाश्वत होता है साहब, बाकी सब तात्कालिक है, क्षणभंगुर है। चलिए डॉक्टर वाजपेयी, बहुत धन्यवाद और एक अलग तरह की बातचीत थी और बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हितेश वाजपेयी और इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।